मेरी आवाज आ रही है क्लियर? कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में हमने कल डिस्कशन किया कि कोविड के बाद वर्ल्ड ऑर्डर कितना चेंज हुआ है। कई बच्चों ने कहा कि सर अच्छा लगा डिस्कशन और एक नई सोच देखने को मिली, और ये नई सोच बेसिकली हमारी पहली जिम्मेदारी है। हम अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में अगर नई सोच नहीं पैदा करेंगे तो फिर वो बदलते परिदृश्य के हिसाब से जो क्वेश्चन बदल रहे हैं उसको कभी पकड़ नहीं पाएगा। राइट। अच्छा, ये कौन सी बीमारी है? प्रवीण कुमार सिंह सर, मेरा एक बार नाम ले लीजिए, प्रवीण कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह। चलें, खैर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय बड़े सीरियस मोड में रहता हूँ, मजे मजे में हम इसको बात करते हैं। तो कल हमारी जब डिस्कशन हो रहा था तो हम दो शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहे थे। राइट। एक था, हम इंडियन इकोनॉमी वर्ड यूज कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी जैसे एक वर्ड हम यूज कर रहे थे। एक हम वर्ड यूज कर रहे थे इकोनॉमिक्स। अब यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये दो शब्द होता है, एक इकोनॉमी और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स। जनरली जो चीजें होती हैं हम इसको बड़े ही ऐसा लगता है कि हम इसको सेम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कल हमारी डिस्कशन कहां खत्म हुई थी? कल हमारी डिस्कशन खत्म हुई थी कि पॉलिटी, जो पॉलिटिक्स है, सोसाइटी और तीसरा हमारा जो सेगमेंट है इकोनॉमी, कभी अलग नहीं हो सकते। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यूक्रेन और सीरिया, सभी उससे परिचित हो गए, दिन भर न्यूज चैनल पे आ रहा है, पॉलिटिकल इशू है, लेकिन हर कोई जानता है जो थोड़ा भी स्टडी कर रहा है कि ये एक इकोनॉमिक सेगमेंट है, बड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, कोई कह रहा है गैस पाइपलाइन के लिए सारा बवाल हो रहा है, रशिया वांट टू एक्सपेंड देयर गैस पाइपलाइन टू यूरोप, और यूक्रेन उसमें मोनोपोलिस्टिक सेगमेंट क्रिएट कर रहा है। किसी का कहना है कि जो नाटो कंट्रीज हैं, अमेरिकन लॉबीज हैं, दुनिया की पांचों सबसे बड़ी हथियार बेचने वाली कंपनी अमेरिकन है, ब्रिटिश हैं, और वो चाहते हैं कि भैया 2 साल से कुछ काम धंधा हुआ नहीं है, कोरोना ने सबको घर में बिठा दिया है, तो चलो हम अपने हथियार इसी बहाने बेच लें। आप देखिए, कोई 5 मिलियन का हथियार दे रहा है, कोई मिसाइल दे रहा है, फ्री में थोड़ा दे रहा होगा। टॉफी तो कोई फ्री में आजकल देता नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें कहां से होंगी? कैसे यूक्रेन रशिया के टैंक्स उड़ा दे रहा है, तो एंटी टैंक मिसाइल दे रहा है धीरे धीरे करके। ऐसे इन्होंने एकदम सेम प्रोसेस सीरिया में किया था। तुम्हें पता सीरिया का गेम कितना खतरनाक हुआ था? मतलब ये पश्चिम देश जो हैं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो कितना खतरनाक खेलते। सीरिया में एक छोटी सी घटना ने पूरा सीरिया बर्बाद कर दिया, हजारों लाखों की संख्या में बच्चे मारे गए, बहुत नुकसान हुआ। एक छोटा सा गेम था, एक व्यक्ति ने दीवार पे सरकार के खिलाफ एक स्लोगन लिख दिया था, सिर्फ एक स्लोगन लिखा था। भाई गुस्से में कोई कुछ लिख सकता है। तुम जब ओजांग सर के बारे में लिख देते हो, इसी पे चिपका देते हो चैट बॉक्स में, तो उसने भी लिख दिया ऐसे। एक सामान्य घटना है, हम भी कभी बार गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन बात आई गई होगी, फिर सॉरी सर हो गया, फिर अगले दिन पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो एक सामान्य सी घटना थी, 4 दोस्त थे, रात में दारू वारू पिया, अपना लिख दिया गुस्से में। अब सरकार के खिलाफ बशर अल असद की गवर्नमेंट, तो एक तरह से सम काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप भी रही है, तो वो गया। भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम सरकार को बोलोगे सिर्फ हमारे देश में ऐसा है कि हम अपने प्रधानमंत्री कुछ भी बोल रहे हैं, वहां ऐसा है नहीं। तो उसके सैनिक आए और पीट दिया उसको, ठीक है, रगड़ दिया। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, उसने जो है सुसाइड कर लिया। सुसाइड की वीडियो पोस्ट वायरल हो गई। अब अच्छा, फेसबुक, ट्विटर, ये सब तुम्हें लगता होगा कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत निष्पक्ष हैं। नहीं, ये अमेरिकन मोनोपोली को बढ़ाने के माध्यम है। ठीक है, इनके रूल्स अपने लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलग है, और बाकी के लिए इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलग। तुम्हारा डाटा बेच देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अपने लिए कुछ जो है वो नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ? अब इसके बाद क्या हुआ, जब झगड़ा बड़ा दो लोगों में, ठीक है, गुस्सा हो गया, मारा पीटी हो गई, मार दिया सर। बहुत हमारे यहाँ सर पुलिस वाले पीट देते हैं जब मूड करता है, तो ठीक।
अब उसकी आत्महत्या की वीडियो को वायरल करना शुरू किया, खुद ही इन्होंने वायरल करना शुरू किया ट्विटर और उस पे हैशटैग। अब वेस्टर्न कंट्रीज को एक मुद्दा मिल गया कि सीरिया रशिया के बहुत करीब था, चाइना के बहुत करीब था, इनको ये था, और ईरान के साथ था, इन्होंने ईरान को रशिया को निपटाना था, सीरिया को इन्होंने शिकार बना लिया। तब क्या हुआ, वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन था मुस्लिम ब्रदरहुड, कट्टरपंथ। अब सुनते जाना कहानी, मुझे इसको जस्टिफाई करना है, मुझे तुम्हें बताना है कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटी अलग हो ही नहीं सकती है। इसी से मेरी बात शुरू होगी। जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे हमारा कॉन्सेप्ट था कि क्यों यूपीएससी ने चेंज किया, इस डिमांड सप्लाई को नहीं समझोगे तो पूरा टाइम खराब होगा तुम्हारा। किताबें जो पढ़ी हैं बहुत पुरानी पुरानी पढ़ी हैं, जाके पढ़ना शुरू करोगे, यस मैंने आज ये चैप्टर खत्म कर दिया, यूपीएससी कहेगा यस आज ये जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसको समझना है कि डिमांड सप्लाई क्या आ रहा है। अब देखो कहानी कैसे हुई, भाई झगड़ा हो गया, उधर से 4-6 लोग आगे उत्तेजित हो गए और पथराव वथराव कर दिया, पत्थर से मार हो गया। पत्थर से क्या होगा भाई, हमारे यहाँ दिल अभी लाल किले पे इतना हुआ, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंके गए, तो ऐसे थोड़ा पुलिस वालों ने किसानों खड़े होकर गोली मार दी, आई गई बात हो गई, धीरे धीरे मामला साफ हो गया, कानून वानून बस बात नॉर्मल हो गई। अब वहां पे क्या हुआ, पुलिस ने बदले में गोली चला दी, 2-4 लोग और निपट गए। पर ये किसी भी देश की सामान्य घटना हो सकती है, उसका इंटरनल मैटर है। पश्चिम को इसी की जरूरत थी। उसने क्या किया, मुस्लिम ब्रदरहुड को बोला, जो कि उतना ताकतवर नहीं था बशर अल के खिलाफ, पर तुम लड़ो, हथियार हम दे रहे हैं। और धीरे से अचानक से उसको हथियार की सप्लाई, और आदमी गुस्से में ही है, उसको हथियार मिल गया था, धाए से मार दिया, खत्म। अब जो पत्थर से मार रहे थे, कैजुअलिटी कम हो रही थी, अचानक से उनको हथियार मिल गए, लड़ाई बढ़ गई, इन्होंने और सैनिक मार दिए। अब सैनिकों ने रिटेलिएट किया, ठीक है, तो और मारे गए। फिर उनका तुम टेंशन ना लो, अमेरिका ने कहा, ब्रिटेन ने कहा, हम है ना, हम हैं। नाटो ने धीरे से हथियार और सप्लाई कर, बोले तुम टेंशन ना लो, तुम लड़ो यार, तुम बहादुर हो, यही मौका है तुम्हें। ईसाई कंट्रीज हैं, ईसाइयत को मानने वाले लोग हैं, और वो बढ़ावा दे रहे, बोले तुम टेंशन ना करो, खड़े हैं हम तुम्हारे साथ, इस्लाम को यही स्थापित करना है, शरिया को स्थापित करना है, चलो। जबकि सीरिया बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री था, सीरिया में बहुत से भारतीय काम किया करते थे इस युद्ध से पहले, बहुत ही एक तरह से लिबरल। उसका जो राष्ट्रपति था वो कभी वो पैजामा कुर्ता नहीं पहनता था, वो कोट पहन के घूमता था, सूट पहन के घूमता था, ये सारी चीजें थी। बट लड़ाई एक्सीलेंट हो गई, और हथियार दिए, और एक्सीलेंट, और हथियार, और एक्सीलेंट, और हथियार, और एक्सीलेंट, आईसिस को हथियार दे दिए। और उसके बाद आईसिस में मोस्टली सुन्नी थे, और उस इलाके में ईरान के साथ सपोर्ट में, ईरान के सपोर्ट में वो शिया थे, कुर्द थे। ओ फिर तो लड़ाई धीरे धीरे, औरतें, बच्चे, हॉस्पिटल, स्कूल, क्या नहीं डिस्ट्रॉय हो गया। और इतने हथियार बेचे, इतने हथियार, दोनों को हथियार बेचे, आईसिस को भी हथियार बेचे और आईसिस से लड़ने वालों को भी हथियार बेचे। ये हथियार लॉबी दोनों तरफ से बेचती है, ठीक है, मस्त। बोले तुम लड़ो, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो रोटी खा जाता है। ये चीज हुई और इनका गेम बढ़ने लगा। पूरी दुनिया में 100 में से 80 हथियार ब्रिटेन और अमेरिका पैदा करता है। इसके बाद फिर इजराइल और बाकी देश आते हैं, चाइना अब आने लगा है। अंदाजा लगा के देखो, दुनिया भर में चाहे बोको हरम हो, अल कायदा हो, आईसिस हो, लश्कर तैयबा हो, हजरत उल जिहाद हो, कोई भी दुनिया भर का ग्रुप हो, सभी एक से एक बढ़िया वेपन लेकर घूमते हैं। कहां से आते होंगे, सोच के देखना। अमेरिका ने पूछा ये कब की बात है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 साल पुरानी बात है। एक बड़ा खूबसूरत सा देश, वहीं की फोटो वायरल हुई थी, वहां सीरिया का लड़का कूड़े से खाना ढूंढ रहा था, पूरी दुनिया। और एक पिता की फोटो वायरल हुई थी, एक बच्चे की लाश, पूरी दुनिया का हृदय रोया था। पश्चिम का हृदय बड़ा रोता है, मीडिया उसका क्राई बहुत करता है, मतलब वहां के लोग, जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वो बेचारे भाग कर, उसका बच्चा जो है उसकी लाश तैरते हुए समुद्र किनारे आई थी, पूरी दुनिया ने देखा, द्रवित हुई। किसी ने पूछा कि इस सिचुएशन को पैदा करने वाला कौन है? इनकी मीडिया पे पोस्ट जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ओ गॉड इज सच अ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बट दिस इज द पॉलिटिक्स। सो इकोनॉमिक हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत कुछ हमें यहाँ सीखने को मिलेगा, बहुत बात करने को मिलेगी। तो ये चीजें जो हैं वो हमारे साथ आगे भी चलता रहेगा। तो इकोनॉमिक्स में कई चेहरे आएंगे। कई बार आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स में एंटर कर रही है, पॉलिटिक्स सोसाइटी में एंटर कर रहा है, सोसाइटी इकोनॉमिक्स में एंटर कर रही है। तो यहां पर क्या होता है, ज्यादातर बच्चे गिव अप कर देते हैं। मैं ये क्यों मेहनत कर रहा हूं, ज्यादातर बच्चे गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि सब्जेक्ट का एब्स्ट्रैक्टनेस क्या है। तो टीचर उस डिल्यूजन से, उस जो आभासीपन है उससे हटने के लिए टीचर एक काम करता है, और वो करता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर देता है।
हाँ भैया चलो आज पहला चैप्टर, अब ज्यादातर देखोगे पहला चैप्टर जीडीपी जीएनपी होता है, ठीक है, ये राष्ट्र की सकल घरेलू उत्पाद है, ये राष्ट्रीय उत्पाद है, फलाना से शुरू हो जाता है। इसके बाद डिमांड सप्लाई कर्व हो जाता है, प्रोडक्टिविटी। मोस्टली क्या होता है, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स दे देती है, ठीक है। इससे टीचर को ये फायदा है कि बच्चा इसके बियॉन्ड नहीं जाता, बच्चों को ये फायदा है कि वो आराम से इस क्लास में सो सकता है, ठीक है। जिसको इंसोम्निया है, नींद ना आने की बीमारी है, रातें जो है वो दिल धड़क धड़कता है और सो नहीं पाते हैं, या अब है नींद किसे अब है चैन कहाँ के गाने सुनते हैं, वो भी इस क्लास में सो सकते हैं, मतलब ये है। लेकिन इससे लास्ट में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो बदलाव है, जो ट्रेंड बदल रहे हैं, दो मेजर ट्रेंड बदल गए। 2011 में बदला हुआ, 2013 मेंस में बदला हुआ, और अब 2020 ने पूरी दुनिया को ही बदल दिया, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ही कल चेंज करके मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही लगातार चेंज होता चला जा रहा है। सो नाउ मूव ऑन। तो मैं इन तीनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा ताकि इंटरेस्ट बना रहे और इसकी यूजिबिलिटी बनी रहे। चलिए सर, क्या इसीलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ते वक्त वेपन वहीं छोड़ दिए? जानते हो बेटा, इन्होंने कहा कि जब अफगानिस्तान से रशिया अमेरिका गया तो उसने वेपन क्यों छोड़ दिए? ये सब ट्रीटी था बेटा, सब कुछ संधि में तय हुआ था, तुम्हें ये सब नहीं पता, लेकिन संधि में ये सब बात। अमेरिका का एक व्यक्ति उसने पाकिस्तान में था, उसका राजनयिक था, उसका एम्बेसडर था, वो एम्बेसी में काम करता, एम्बेसडर भी नहीं था, एम्बेसी में काम करता। उसने क्या हुआ, झगड़ा हो गया पाकिस्तानी से, उसने 3 पाकिस्तानियों को गोली मार दी, जिसमें 2 ऑन स्पॉट डेथ हो गई। अमेरिका ने अपनी पूरी एम्बेसी उतार दी थी उस आदमी को वहां से निकालने के लिए, बचाने के लिए। पूरी पाकिस्तान को बोला अगर मेरे आदमी को पकड़ लिया गया, उसको वहां लोकल पुलिस ने पकड़ लिया, उसने कहा अगर मेरे आदमी को जेल हुई, ठीक है, और अगर उसको कुछ अमेरिकन को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान उड़ा देंगे। और पता नहीं कहां से लास्ट में जब कानून से निकल शरिया में घुस गए वो लोग, बोले शरिया में जो फैमिली है उस माफ कर देती है, तो शरिया में लिखा हुआ है तो उसको कोई सजा नहीं होगी, उसको पैसे वैसे देके। लेकिन उस आदमी को 4 दिन के अंदर वो उठा ले गए अमेरिकन। उन्होंने अपना आदमी नहीं छोड़ा, एक आदमी नहीं छोड़ रहे हैं, और कमबख्त कितने हथियार छोड़ के चले जाएंगे? लॉजिक है किसी बात में तुम्हारे पास? तो नेक्स्ट मूव ऑन। तो हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको मैं इस डिल्यूजन से बचाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जो नई चीजें हो रही हैं आप समझ सकें कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के बिना नहीं हो सकती, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के बिना नहीं हो सकती, सोसाइटी इन दोनों के बिना नहीं हो सकती है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग, बड़ा मजा आएगा डिस्कशन में। और एनसीईआरटी इनमें से कुछ नहीं है सबसे बड़ी बात तो ये जान लो, एनसीईआरटी नेवर एवर जस्टिफाइड टू, मतलब 20% भी सिलेबस को जस्टिफाई नहीं करता है। सो ये मेरी ड्यूटी है कि अगर मेरे साथ जुड़े हुए एनसीईआरटी में, तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली अपने उत्तरदायित्व को पूरा करूं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो हम यहां से बात करते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स शब्द में, यानी अर्थ व्यवस्था जैसा नाम है, और अर्थ शास्त्र में क्या अंतर होता है, यहां से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, एक स्टूडेंट से। और अगर ये दोनों एक ही हैं तो हम 2 वर्ड क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कई लोग पूछ रहे हैं क्या भारत भी ऐसा कर सकता है, भारत को क्या लाभ होगा? अच्छा एक बात बताओ, तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। मां के पेट में एक बच्चा है, 6ठे महीने में, 5वें महीने में, या भी हो सकता है 4थे महीने में। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता चला एक लेडी प्रेग्नेंट है। अब जाके उससे पूछो तुम इंजीनियर बनोगे या तुम डॉक्टर बनोगे, उसको सिलेबस भी दिखा देना, यूपीएससी का भी सिलेबस उसको। अभी 4थे महीने का पेट के अंदर है बेचारा, 4थे महीने का गर्भ है, भ्रूण है, और उस एम्ब्रॉय से पूछो कि व्हाट यू वांट टू बी, उसके सामने खड़े होकर लेक्चर दो कि देखो मैं ओजांग सर की क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं, सो विल यू लाइक टू इकोनॉमिक्स बनना चाहोगे? क्या तुम्हें जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा तुम्हें? कि तुम डॉक्टर बनोगे, फलाने बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस बनोगे? विल यू गेट एनी आंसर? सो वाई यू आर आस्किंग सच क्वेश्चंस व्हेन यू आर इन द एम्ब्रॉयो स्टेट? तुम अभी किसी भी सब्जेक्ट के अभी भ्रूण अवस्था में हो,
सो वाई यू आर आस्किंग अबाउट कि इंडिया का क्या होगा, भारत में ऐसा हो जाएगा, जितने भी स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत कभी ऐसा कर सकता है, फर्स्ट यू नो द फंडामेंटल्स। बच्चे को पैदा हो जाने दो, ठीक है, या पैदा हो जाओ कम से कम। अभी बौद्धिक रूप से तुम इकोनॉमिक्स में पैदा नहीं हुए हो, अभी तुमने जो है वो भ्रूण अवस्था में हो। सो लेट इट बी मेच्योर, कम से कम 9 महीने का गर्भ धारण होने आने के बाद जन्म लो, तो स्वस्थ बच्चे के रूप में जन्म लोगे, ठीक है, क्लियर है? हाँ, 3 इडियट जैसा क्यों? सो यहां पर आप सभी को एक मेरा प्रॉपर मैसेज है, लेट्स, आप पहले अपने टीचर को लिसन करो, ध्यान से समझो मैं क्या डिस्कशन करने जा रहा हूं, देन आस्क द क्वेश्चन भविष्य में क्या होगा। आप फंडामेंटल्स को समझे बिना तो किसी लेडी के बाद चौथे महीने से जाके पूछना उसके कि आपका बच्चा क्या बनेगा। आप उसकी मां हैं, वो आपके अंदर पल रहा है, बताइए आपका बच्चा क्या बनेगा, तो वो जो तुम्हें देगी, जो तुम्हें जवाब तुम्हें मिलेगा वही तुम्हें मेरा जवाब है। सो लेट इट बी क्लियर है, मैसेज क्लियर हो गया? चलिए, सो जैसा व्यवस्था वर्ड है, 2 शब्द है, किसी भी नॉलेज की शुरुआत उसकी फिलॉसफी से होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से कई साल पहले जब अरस्तु, सुकरात और भारत में तमाम ऋषि मुनियों का समय था, तो एक ही विषय हुआ करता था, फिलॉसफी, यानी दर्शन। दर्शन का मतलब होता है देखना, यानी जो नहीं है या जो वास्तविक रूप में है या जिसकी जो भी तंत्र है उसको देखना और उसका वर्णन करना। तो पहले एक ही विज्ञान हुआ करता था, एक ही संसार में एक ही विषय था, फिलॉसफी, और सब कुछ उसी का पार्ट होता था, इकोनॉमी, साइंस, सब कुछ उसी का पार्ट हुआ करता था। तो जो शास्त्र होता है वो बताता है कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, शास्त्र का मतलब हुआ कि इसके आदर्श क्या हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो जैसे इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी इज ऑल्सो अ आइडियोलॉजी। तो व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ दिस सब्जेक्ट? तो आइडियोलॉजी का मतलब हुआ कि ये सब्जेक्ट क्या काम करेगा, समय के साथ ये लोगों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा। अर्थशास्त्र क्या है, जब भी मैं आऊंगा तो अर्थशास्त्र के रूप में जो है वो क्या होता है कि शास्त्र का मतलब हो गया इसकी आइडियोलॉजी क्या है। जैसे ट्रुथ एक आइडियोलॉजी है, अमेरिकन भी ट्रुथ बोलता है, भारतीय भी ट्रुथ बोलता है, पाकिस्तानी भी जो है वो, भले चाहे भारत पाकिस्तानी आपस में शत्रु हों, लेकिन जो ट्रुथ की अवधारणा है वो सबके लिए सेम है। इसी तरह जो शास्त्र होता है, जो फिलॉसफी होती है, वो क्या होता है, वो उसके दर्शन को बताती है कि यह किस रूप में कार्य करेगा, इसका वास्तविक स्वरूप क्या होगा। तो जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली इसके सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ का एक समुच्चय होता है कि लोगों के जीवन में ये क्या काम करेगा। लोग इसके माध्यम से व्यापार करेंगे, लोग इसके माध्यम से वस्तुओं को खरीदेंगे, बेचेंगे, लोग इसके माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, अपने विशेष को डिमांड में कन्वर्ट करेंगे, लोग कल्याण करेंगे, लोग वेलफेयर करेंगे, लोग खुद के साथ साथ दुनिया का भला करेंगे। तो बहुत से चेंजेस इसमें लगातार आते रहे। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी, तो जनरली हम यूज कर लेते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी, तो हम क्या करते हैं, इकोनॉमी मतलब इसमें एक वर्ड है अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है मनी, व्यवस्था का मतलब होता है द सिस्टम। तो इकोनॉमी क्या है, सिस्टम है। हाउ दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम विल वर्क, यह विशेष आर्थिक तंत्र किस रूप में काम करेगा। तो आपने देखा होगा जनरली हम बोलते हैं अमेरिकन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया के लिए बराबर, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जहां सिद्धांत बताता है कि तुम मांग कैसे करोगे, आपूर्ति कैसे होगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, लेबर किसे कहते हैं, व्यापार क्या होता है, मुद्रा कैसे छापी जाती है, ये इकोनॉमिक्स है जो कि पूरी दुनिया में कामोवेश एक ही रूप में काम करती है। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी, जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम क्या काम करते हैं, हम बताते हैं कि यह विशेष तंत्र किस रूप में कार्य करेगा, यह व्यवस्था क्या है। जैसे भारत, तो ये इंडियन इकोनॉमी हो गया, अमेरिकन इकोनॉमी हो गया, ब्रिटिश इकोनॉमी हो गया। तो ये कैसे काम करेंगे, भारत में पैसा कौन छाप रहा है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप रहा है, अमेरिका में कौन छाप रहा है, ये फेडरल रिजर्व छाप रहा है। तो मुद्रा का चलन किस रूप में हो रहा है, तो ये जो उस देश विशेष की जरूरतों के हिसाब से जो व्यवस्था बनाई गई है, द सिस्टम डेवलप अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ दैट कंट्री, तो ये व्यवस्था होती है। तो जैसे हम देशों की मुद्राएं अलग होती हैं, हमारा भारत है, किसी का रूस का रूबल है, किसी का डॉलर है, किसी का येन है, किसी का पाउंड है। तो हम अपने हिसाब से क्या होता है, सिस्टम बनाते हैं, हम डेवलप करते हैं, तो ये व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो अब यहां से चले आगे। तो 2 सेगमेंट हो गए, व्हाट इज द इकोनॉमी एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है, ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है, लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और लिखना शुरू करते हैं। सो अब पहला हमारा टॉपिक लिखो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी लिखो अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, लिखते जाओ।
अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच का अंतर हो गया। मुझे सबसे फेवरेट लाइन लगती है, अगर मुझे इकोनॉमिक्स समझाना हो तो ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, और इसी के अंदर सब कुछ छाया हुआ है, और इसी को समझ लो। और खासतौर पे जो ऑफिसर्स को पढ़ाई जाती है इकोनॉमिक्स, वो यही है, ठीक है। तो जब हम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स समझाते हैं तो एक लाइन लिख लो और इसको बहुत गहराई से समझ लो, और वो है अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट अवर नीड्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, अब तुम्हें वो चीज बताने जा रहा हूं जो तुम्हें इकोनॉमिक्स की अपनी धारणाओं को बदल जाएगी। अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट अवर नीड्स आर इनफाइनाइट। लिखो, हमारे संसाधन सीमित हैं परंतु हमारी आवश्यकताएं अनंत। हमारे संसाधन सीमित हैं परंतु हमारी आवश्यकताएं अनंत। पूरी इकोनॉमिक्स जो तुम्हें वाली चाहिए, जो तुम्हारी वाली चाहिए, जो यूपीएससी को चाहिए, वो ये है। बाकी इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेजरिंग डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ टू मेजर अ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट टू मेजर द लेबर फोर्सेस, तमाम तरह की इकोनॉमिक्स। लेकिन जो तुम्हें चाहिए इकोनॉमिक्स, वो ये है, अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट अवर नीड्स आर इनफाइनाइट। हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं परंतु हमारे संसाधन सीमित। अब क्यों इसको मैं इकोनॉमिक्स का बेस कहता हूं, अब समझो इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्या काम करती है, या इकोनॉमी हमारे लिए क्या काम, दोनों में हम बात करेंगे। बेसिकली इकोनॉमी का एक बेसिक, अर्थव्यवस्था का एक बेसिक काम होता है हमारी विश को डिमांड में पूरी करना, हमारी इच्छा को मांग में लेकर आना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं पूरी इकोनॉमिक्स को इसी के साथ जा सकता हूं। हमारी इच्छा को मांग में परिवर्तित करना, टू कन्वर्ट अवर विश इनटू द डिमांड। अब क्या है ये, जब हमारी इच्छा मांग में पूर्त हो जाता है हम संतुष्ट हो जाते हैं। आपने पापा से जब मांगा होगा, पापा आईफोन 13 चाहिए, तुम्हारी इच्छा है कि आईफोन 13 प्रो मिल जाए, मैक्स मिल जाए तो और मजा आ जाएगा, भैया मोहल्ले में दोस्तों के बीच में ऐड के चलेंगे, ठीक है। लेकिन पापा को पता है ना उसकी वैल्यू किडनी के बराबर पड़ती है। तो तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें ये फोन मिल जाए तो तुम्हें क्या होगा, अपार खुशी मिल जाएगी। या जब तुम छोटे थे तुम्हें साइकिल चाहिए थी, तो अगर मिल जाए तो अपार खुशी मिल जाएगी। तुम्हें लैपटॉप चाहिए, मिल जाए तो अपार खुशी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये जो तुम्हारी इच्छाओं को जब पूर्ति होती है तो आप संतुष्ट होते हैं, आप खुश होते हैं। इकोनॉमी का बेसिक पर्पस यही होता है, तुम्हारी इच्छा को मांग में परिवर्तित करना। अब जरा इसको समझो, अब बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पाती? तुमने जब पापा से आईफोन मांगा तो पता चला उनकी सैलरी बराबर पड़ रहा है, तो वो अपने घर का किराया, राशन, बाकी बच्चों की पढ़ाई, अपना पेट्रोल का खर्चा छोड़ के तो खाली तुम्हारे फोन के लिए थोड़ा डाल सकते हैं। तो इंसान इच्छाओं को मांग में पूर्ति करने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। वो चाहे पैसा हो, आय हो, घर में कुछ भी हो, तो तुम्हारे पास उस डिमांड को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। और रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास काफी कम होते हैं। तो इसीलिए इच्छाओं को मांग में पूर्ति करने का काम कौन करता है, ये इकोनॉमी करता है। अब जरा इस बात को समझो। एक दिन है, शुरुआत करते हैं, मजे मजे में इसको समझते जाना, ज्यादा दिल पे मत लेना। तो आप, एक अच्छा दिन है, आपने क्या किया, आज आपने लिस्ट बनाई कि आज आपको एक बुक लेनी है। मान लो बुक है आपकी 500 रुपए की, ठीक। एक आपको एक टी शर्ट भी ले लेनी है, चलो ले लेते हैं। अच्छा, बहुत फट गई है तुम्हारी टी शर्ट, मान लो 300 रुपए की है। मान लो किसी का बर्थडे है, कोई गिफ्ट उफ्ट भी लेना है तो गिफ्ट भी ले लेंगे, मान लो 100 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, गिफ्ट भी हम ले लेंगे। और बुक भी हो गई। मूवी देखनी है कोई, मान लो सिनेमा हॉल तो बंद है, लेकिन मान लो कहीं खाने पीने के लिए जाना है, तो आउटिंग करनी है, और विशेष दोस्तों के साथ तो आउटिंग करनी है, मान लो 400 रुपए इसका खर्चा आ गया। तो अगर आज मैं ये सारे काम कर लूं, मतलब पढ़ भी लूं, बुक भी खरीद लूं, टी शर्ट भी ले लूं, फट गई है, और गिफ्ट भी खरीद लूं, बर्थडे में जाना है, और आउटिंग भी करनी है, मान लो 400 रुपए यहां खर्चा हो रहा है, तो इतना अगर मैं काम कर लूं, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। अब मेरी बात को बड़ी गहराई समझना, मैं बहुत खुश व्यक्ति हूं। लेकिन ये सब पूरा करने के लिए मुझे 800, 1200, 1300 रुपए की जरूरत पड़ेगी, 1300 रुपीज। अब समझते जाना,
ये मेरी इच्छा है कि मैं बुक खरीद लूं, मैं टी शर्ट खरीद लूं, मैं गिफ्ट खरीद लूं, मैं आउटिंग भी कर लूं। तो ये मेरा एक बहुत प्यारा दिन होगा और इकोनॉमी में मैं बहुत खुश रहूंगा। मैं हम लोग तो इसी के लिए काम करते हैं ना, अपनी इच्छाओं को मांग में पूर्ति करते हैं। पूरे जीवन भर क्या हुआ, आप पीछे पलट के देखें और आगे देखें। आज आप क्या होगा, आपसे बोला जा रहा है आईएएस बन जाओगे तो बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, आर्थिक सुरक्षा आएगी, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का है लड़की मिलेगा, ठीक है, अच्छा परिवार होगा और पैसे होंगे, तुम गाड़ी खरीद लोगे, अपना मकान खरीद लोगे, प्लॉट खरीद लोगे, बढ़िया महंगी वाली गाड़ी जो है तुम्हें मिल जाएगी। सब कुछ तुमने अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बना रखी, और इच्छाओं की लिस्ट पहले बनाई भी होगी तुमने। अब उसमें से कितनी पूर्ति हो जाती है डिपेंड करता है तुम्हारी जेब में कितना पैसा। तो अगर मेरे पास 1300 रुपए है, आई एम द हैप्पीएस्ट वन। बट सपोज दैट तुमने जेब में हाथ डाला and you have only 800 rupees, for example, you have only 800 rupees. अब क्या करोगे? I have only 800 rupees. Now you have to choose your option. तुम्हारे पास 800 रुपए, तुम केवल चूज करोगे, मैं ये पूरा कर सकता हूं और ये पूरा कर सकता हूं, मतलब बुक ले सकता हूं, टी शर्ट ले सकता हूं, बट मैं आज पार्टी में नहीं जाऊंगा और मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आइदर डिपेंड्स ऑन योर सेगमेंट। ये जरूरी नहीं कि सबके लिए यूनिवर्सल हो, चॉइसेस हमेशा अलग होती हैं। somebody says नहीं नहीं, अरे उजांग सर को बोल देंगे सर बुक, तो आप नोट्स दे दीजिएगा, हम बुक पढ़ के क्या करेंगे, ये जाना बहुत जरूरी है। तो वो क्या हो सकता है, वो ये 3 चुन सकता है, वो टी शर्ट खरीद लेगा, गिफ्ट खरीद लेगा, बोला बुक गया भाड़ में, बाद में पापा से बोल देंगे पैसा और देना हमें। तो क्या होगा, ये मत करें, ये सब मत लिखो कि हम बुक खरीदेंगे, ठीक, ये सब फर्जी बना वाली बातें यहां नहीं करो, ठीक है। चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। अब चलो सिचुएशन को और वर्स्ट कर देते हैं। यू हैव ओनली 600 रुपीज नाउ। अब तुम्हारे पास या तो इधर 3 चॉइस मिल रही, इधर 3 चॉइस मिल रही थी, लेकिन अब 600 रुपए हो गया। अब तुम्हारे पास और दिक्कत, अब तुम्हें ज्यादा मेजर चीज, या तुम्हारे पास मात्र 500 रुपए है। अब क्या करोगे, अब तुम्हारी चॉइसेस और लिमिट होती चली जा रही हैं। यानी जैसे जैसे तुम्हारे पास रिसोर्सेज, अब मुद्दे की बात आते हैं, अगर तुम्हारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तुम्हारी चॉइसेस भी कम हो रही हैं। नाउ यू हैव टू चूज ये या ये। नाउ हैव ओनली 500 रुपीज, मैं बुक खरीदूं या यार टी शर्ट फट गई, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आई हैव टू चूज दिस। चलो कुछ गिफ्ट भी ले लेंगे, ये भी काम कर लेंगे, बट तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मैं से रिसोर्स श्रंक कर दूं तो अब तो और दिक्कत हो जाएगी। यही होता है कंट्री के साथ। जब कोई कंट्री विकासशील या अल्प विकसित होता है, गरीब होता है, तो उसकी कंट्री के लोगों को चाहिए ना, अरे शिक्षा भी मिल जाए। तुम चाहते हो ना भारत का हर बच्चा स्कूल जाए, एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, सड़क बन जाए, बिजली 24 घंटे आ जाए। कौन कंट्री नहीं चाहती है? बट अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अवर नीड्स आर इनफाइनाइट। अच्छी सड़कें हो, एक्सप्रेस वाली सड़कें हो, नालियां खुदी हो, बढ़िया से ढकी हो, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाए, ग्रीन इकोनॉमी पे। आप बोलते हैं सर हम क्यों नहीं जा रहे, भारत क्यों नहीं कर रहा है, भारत सर कोयला क्यों जला रहा है? अरे सवाल ये नहीं है, सवाल है जैसे तुम अपने घर में चाहते हो तो यहां पे तुम्हें चॉइस करना पड़ता है। नाउ यू हैव लेस रिसोर्सेज, सो क्या करना पड़ेगा अगर तुम इस रिसोर्स को ज्यादा, अगर तुम अपनी इच्छाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे, अपनी इनकम बढ़ानी होगी, अपनी इनकम बढ़ानी होगी।
चले? अरे इंड नहीं हुई यार, बोला तो, एक सेकेंड। आ रही आवाज? हम यहां बात कर रहे थे, अब समझना इकोनॉमिक्स का पूरा कोर क्या है। तुमने कभी सुना होगा ये इंडिया विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, वो अमेरिका डेवलप कंट्री है, वो अफ्रीका अंडर डेवलप कंट्री है। कहां से क्राइटेरिया आता है? कई बच्चे फैक्ट भी रट लेते हैं, नहीं रटना है तुम्हें, पूरी इकोनॉमी का बेस समझो। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? क्यों हर साल ऐसा होता है कि हमारे यहां जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसाइलों को पैसा दे देते हैं, स्कूलों को नहीं देते हैं, तो हाय तौबा मच जाती, छाती पीटना शुरू कर देते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इकोनॉमी जो है वो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाओं को मांग में परिवर्तित करने का प्रयास करती है। इकोनॉमी ट्राई टू कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द विशेस ऑफ द पीपल इनटू द डिमांड्स, बट डिपेंडेंट हाउ मच रिसोर्सेज डू यू हैव इन योर पॉकेट। तो तुम्हारे पास कितना पैसा है? मान लो तुम्हारे पास 800 रुपए था ना, हमने यहां से शुरू किया, बट यू अटमोस्ट नीड कि मुझे कुछ और चाहिए। अब पूरी इकोनॉमी आज ही समेट दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा तुम्हें। आइदर अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी यार। तो जब इनकम इंक्रीज होगी तभी तो तुम ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को मांग में पूरा कर पाओगे। तुम्हें सड़क चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, कौन मना कर रहा है तुम्हें? बट तुम्हारी कंट्री के पास रिसोर्स कितना है? अब रिसोर्स कौन लेकर आएगा? मान लो मैं नकल करके पास हो गया, खलियर हूं, सोच रहा हूं मैं ओजांक, प्रधानमंत्री ओजांक योजना के अंतर्गत फ्री में मुझे फलाना मिल जाएगा, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं। हमारे यहां कहावत भी है कि पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, सबके दाता राम। तो अरे हमें कोई ना कोई दे ही देगा, कोई ना कोई सरकार आएगी, कोई ना वादा कर ही देगी, फ्री बिजली, कर्ज माफ, ये वो दुनिया, हमें क्या जरूरत है काम करने की? सो वी आर अनेबल टू इंक्रीज आवर रिसोर्सेज एंड वी आर अनेबल टू, हम सभी एक इकोनॉमिक लूप का पार्ट है। ये मत समझना कि केवल मैं कमा रहा हूं, मैं कमाऊंगा, मैं ज्यादा टैक्स दूंगा, ज्यादा टैक्स दूंगा, ज्यादा लोगों को नौकरी दूंगा। कल तक मैं नौकरी किया करता था, आज से 6 साल पहले सैलरी लिया करता था, इसी में टेंशन। आज मैं कम से कम 100 लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है, तो आज एक रिसोर्स में कन्वर्ट हुआ, आज मैं 100 लोगों का घर मेरी वजह से चलता है। तो ये क्या होता है, वी इंक्रीज अवर रिसोर्सेज, वी इंक्रीज अवर लाइफ स्टाइल। तो हम क्या होता है, जैसे जैसे हम रिसोर्स बढ़ता है हमारे पास, हम धीरे धीरे इच्छाओं को ज्यादा से ज्यादा मांग में परिवर्तित कर पाते हैं। क्लियर? अब ये सब बकवास ना करो मेरे से कि वो इतने मूर्ति बनवा ली, ये सेंटर बनवा लेता। मैं यहां पे इस बात के लिए नहीं हूं। डोंट इन द पॉलिटिकल बकवास, बी स्पेसिफिक हेयर व्हाट द कंट्री डू। ठीक है, मूर्ति बनवाना ना बनवाना अभी ये इस क्लास का विषय नहीं है। डोंट बी पॉलिटिक्स, अभी रूढ़ हो। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें समझ में आया कि अगर कंट्री धीरे धीरे, आज 800 है, कल मान लो कंट्री के पास 1000 हो गया, तो इसके रिसोर्स क्या हुए, इंक्रीज हो गए। और रिसोर्स केवल तुम लोग अभी समझ रहे हो। अब जैसे तुम क्या हो, तुम वही बात बोल रहे हो जो पूरे देश बोल रहा है, सरकार करेगी, सरकार करेगी। तुम क्या करोगे? बकैती। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होते चले जाते हैं, कंट्री के रिसोर्सेज इंक्रीज होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इच्छाओं को मांग में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? दिस इज अ फंडामेंटल। सो दिस इज अ कंप्लीट इकोनॉमी, यही होता है। एंड अ कंट्री हैज अ लॉट ऑफ इनफाइनाइट, मैंने कहा ना, अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अवर नीड्स आर इनफाइनाइट। 1965 तक हमारी नीड ये थी, अभी क्लास की शुरुआत में पूछा नहीं कि सर यूक्रेन से क्या फायदा हो जाएगा भारत को, फलाना बात करो। 1965 में अगर मैं ये क्लास ले रहा होता तो उस समय हमारे पास देश की सबसे बड़ी समस्या थी कि हमें 2 वक्त का खाना नहीं था। हम अमेरिका से PL 480 प्रोग्राम में सड़े हुए गेहूं पाते थे, वो हमें दरिद्र देशों की लिस्ट में रखता था कि ये भूखे नंगे, इनके पास खाने का नहीं है, तो हमें वो सड़ा हुआ अपना गेहूं भेजता था, जिसको PL 480 कहते हैं। ये स्थिति है। तो हमारा उस समय हमारी विश क्या थी, अरे भैया, कोई पूछे मारुति 800 लोगे, बोलो जूता निकाल दे रहा तुम्हें भी, यहां 2 वक्त का खाने का नहीं, मजाक उड़ाने आया। उससे पूछे रशिया यूक्रेन, बोले अबे तुम्हारी रशिया की ऐसी, बोले टीवी पे न्यूज देखे, बोले अबे टीवी पे न्यूज, टीवी क्या होती है, 2 वक्त का खाना उस समय। 9 सरकार ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, हरित क्रांति हमने स्थापित की। हरित क्रांति करने से हमारे रिसोर्सेज क्या हुए, बढ़ गए, और हम खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर पाए। फूड डिफिसिट कंट्री से हम फूड सरप्लस कंट्री में कन्वर्ट हुए। न सिर्फ हमने अपने लिए खाद्य पैदा किया, हम निर्यात भी करने लगे।
भारत एक्सपोर्टर भी बना। सो कंट्री कई तरीके से अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करती है। मान लो आज यूक्रेन की बात हो रही है, अगर वहां एक भारतीय स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होता ना, तुम्हें कोई भी माथे पे शिकन नहीं, तुम्हें जरूरत ही नहीं थी मोदी को किसी से बात करने की। यार लड़ो मरो यार, तुम्हारा पुराना काम है, यूरोप का पुराना इतिहास है ससुरे, जब से कबीले थे तब से लड़ते चले आ रहे हैं। यूरोप का इतिहास तुम जानते ही नहीं हो ना, ये बहुत ही दम्भी घमंडी और एक दूसरे को मारने वाले लोग होते हैं। ये है ही है, दोनों विश्व युद्ध भारत में थोड़े नहीं हुए, वहीं हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि हमारे मेडिकल के 20,000 स्टूडेंट वहां है, भारतीय वहां पर बैठा हुआ है। सवाल यह कि भारत में मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं है, वो स्टूडेंट भारत में क्यों नहीं पढ़ सकता? दिस इज द फैक्ट यू हैव टू थिंक अबाउट। कल को हमने रिसोर्स बढ़ा लिए, जाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, पर दुनिया भर के हर देश के बारे में तुम पता रखता है। कल टोंगा में क्या हुआ, मैक्सिको में क्या हुआ, तुम्हें कभी खबर नहीं आई होगी। द रीजन इज कि वहां इंडियन है, इस वजह से तुम्हें कंसर्न आया। सो वाई हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम इतना अच्छा मेडिकल सिस्टम क्यों नहीं बना सकते कि यूक्रेनियन भारत में पढ़ने आए? ये होता है रिसोर्स। तो कंट्री को लगातार, ये तुम्हारा जो काम रहेगा आने वाले टाइम में, जब तुम डीएम बनोगे, आने वाले टाइम में तुम अधिकारी बनोगे, तो तुम जहां जाओगे लोग तुम्हें नोचने आ जाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन, रेत, ये सड़क, अरे डीएम साहब ये नहीं है, पंचायत में वो नहीं है, फलाना नहीं है। तो तुमसे लोग मांगने आएंगे, और तुम्हारे सामने चैलेंज ये होगा कि तुम्हारे पास रिसोर्स बहुत लिमिटेड है। मैं तो ऐसे ऐसे ऑफिसर मिला, उनकी बिल्डिंग में टॉयलेट साफ नहीं है, मतलब डीएम बिल्डिंग में महिलाओं के लिए टॉयलेट ही इतने गंदे हैं कि वहां जा ही नहीं सकते वो। तो पूछा क्या है, बोले यार जेब से पैसा देना पड़ रहा है, सरकार बजट ही नहीं दे रही है सबके लिए, पर्सनल पैसे से टॉयलेट साफ कराते हैं, तब तो जो तुम दिख रहा है ना इतना गंदी हालत में, वो इस हालत में यहां तक पहुंचा है, ये स्थिति है। सो तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत जाके तुम बहुत बड़ा इधर दुनिया हिला दोगे, कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज रिसोर्स तुम्हारे पास होने चाहिए किसी काम को करने के लिए। सो दिस इज द फैक्ट, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। अब कंट्री को क्या करना पड़ता है, कंट्री को अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ते हैं। जब अमेरिका में एक कंपनी बनती है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, तो जिस पे तुम देख रहे हो या मेरे लैपटॉप पे जो चीजें चल रही हैं, कंप्यूटर पे विंडो से चल रही हैं, अब अमेरिका में बैठा हुआ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से पैसा कमा रहा है, और ये पैसा किस कंट्री में जा रहा है? अमेरिका में जा रहा है। अमेरिका के रिसोर्स बढ़ रहे हैं, वहां के लोग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, अमेरिका को पैसे पैसे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर्स जहां हमें बहुत ढेर सारे काम करने होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग काफी ज्यादा जो है अपनी कंट्री के रिसोर्स बढ़ाते हैं। यहीं से इकोनॉमी शुरू होती है कि अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अवर नीड्स आर इनफाइनाइट। अब किसको नहीं अच्छा लगेगा? भारत के गांव के बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? बोलो बोलो, अभी अंदर से कूदेगा ढेर सारी चीजें। क्या भारत के, हमारे जो ग्रामीण भारत के लोग, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलना चाहिए? बिजली नहीं मिलनी चाहिए? भाषण दे रहा हूं ना मैं, इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं, भाइयों आपको बिजली मिलनी चाहिए, फलाना चीज मिलनी चाहिए, ढेकाना चीज मिलनी चाहिए। भारत की जनता को हाँ हाँ मिलनी चाहिए, जल्दी कब दोगे, हमारी सरकार बनाई है, हम आपको दे रहे हैं। उनसे पूछो, अगर पढ़े लिखे हैं, ये चाचा ये बताओ मिलनी तो चाहिए, ये विश है मेरी, और भारत के नागरिक वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो भैया तो हमारा संवैधानिक अधिकार हुआ, दोगे कहां से? दोगे कहां से? बिकॉज यू हैव लेस रिसोर्सेज, हाउ कैन यू फुलफिल माई ऑल विशेस अंटिल अनलेस यू डो। आपके पास जब तक आप रिसोर्स नहीं बढ़ाओगे, और रिसोर्स बढ़ाना इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तुम आज एक स्टूडेंट हो, गांव से हो, देहात से हो, तुमसे तुम्हारे सारे रिश्तेदारों ने कहा कि तुम मां निठल्ले, मां नाकारा हो, तुम आईएएस नहीं बन सकते। तुमने आज सोच लिया कि मुझे आईएएस बनना है, विल पावर लगा दी। अब पूरे कायनात की दिन भर 24 घंटा बोलो मुझे आईएएस बनना, मुझे आईएएस बनना, मुझे आईएएस बनना, मुझे आईएएस बनना, कुछ ना पढ़ो, अगले दिन आईएएस बन जाओगे? यू हैव टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू कन्वर्ट योर सेल्फ एज अ रिसोर्स, यू यूटिलाइज योर सोर्स in a very potential manner, then you will convert yourself as a resource. तो जब 2-3 साल लगातार मेहनत करोगे, तब जाकर आईएएस बनोगे, तब रिसोर्स हो जाओगे। कल किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना होगा, तुम पढ़वा दोगे, तुम्हारे ताकत के अंदर आके ढेर सारे स्कूल अच्छे काम करने लगेंगे, ईमानदारी से जियोगे, बहुत लोगों की जिंदगी में चेंज कर दोगे, तो रिसोर्स कहलाओगे। पर तुम रात में बैठ के हे आईएएस बनना, आईएएस बनना, नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं बनोगे, बिकॉज एवरीथिंग नीड अ टाइम। सो कैसे कोई आता है बोलता अरे हम बिजली करवा देंगे, हम फलानवा करवा देंगे, ठिकानवा करवा देंगे। देश की जनता भी इकोनॉमिक्स तो पढ़ाई नहीं जाती हमारे यहाँ ढंग से, पढ़ा दे तो पूछ ले, अच्छा बताओ
कैसे कैसे बढ़ाओगे, तो वो टेंशन में आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया। और इकोनॉमिक्स में एक और नियम होता है। अभी पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। देयर इज अ नो फ्री लंच इन द इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है। अगर एक चीज मुफ्त दी जा रही है तो किसी ने दूसरे को इसका कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जो ये सरकारें कहती है हम तुम्हें मुफ्त में ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, उसकी कीमत इकोनॉमी के किसी हिस्से को चुकानी पड़ेगी। डन? अब समझ में आया इकोनॉमी क्या काम करती है और कैसे हम बनाते हैं कि ये देश अंडर डेवलप है। अंडर डेवलप कंट्री के पास क्या होगा, ये और कम होगा, तो अपने ज्यादा लोगों की जरूरतों को पूरा ही नहीं कर पाएगा। अफ्रीकन कंट्रीज बहुत से हैं, उनके पास अभी भी 2 वक्त का खाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत भी ऐसी किसी स्थिति में था, लेकिन भारत ने ग्रो किया थोड़ा और, तो आज हमें यह लग रहा है कि चलो हमें 2 वक्त के खाने की इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन हमारी और नीड है। आज हम यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, आज रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज आज हम बात करने के लिए है। आज भारत कह रहा है, कोविड आया तो भारत ने वैक्सीन दुनिया भर को दिया। आज अभी कल मैं कई खबर पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट भारत का झंडा लेकर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि भारतीय झंडा है तो उसको कोई रोक ही नहीं रहा है। ये इंडिया की ताकत हो रही है। बट ऐसा नहीं कि रातों रात हुआ होगा। हमारे प्रधानमंत्री जब पूरे दुनिया भर में भ्रमण करे तो उनको विदेश मंत्री कहा जाने लगा था, बोले इंडिया में रहवे नहीं करते हैं, ये है वो है। लेकिन वो जो कनेक्शन उन्होंने डेवलप किया वो आज हमें बहुत ज्यादा आउटपुट दे रहा है। हमें जो है वो कर रहा है कि पाकिस्तानी जो भारत के झंडे को पैरों के नीचे रखना पसंद करते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए भारत का झंडा लेके घूम रहे हैं कि भैया ये भारत का झंडा, हमें निकल जाना। क्योंकि रशिया कह रहा है तो हम भी तुम्हें निकलने देंगे भारतीय लोगों को, और यूक्रेन भी कह रहा है कि भारतीयों को नहीं रोकेंगे। आज भारत यूक्रेन की मदद कर रहा है उसको आपातकालीन दवाइयां पहुंचाने में। ये भारत की ताकत है। पहले हम दवाई मांगते थे, दे दो दे दो कुछ दे दो। आज हम पूरी दुनिया को वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, दवाइयां मदद पहुंचा रहे हैं। आज सबसे पहले हम खड़े हैं कि अमेरिका मिसाइल सप्लाई कर रहा है, भारत दवाई सप्लाई कर रहा है। तो ये हमारा कल्चरल सेटअप है। लेकिन हमने अगर रिसोर्स नहीं बढ़ाए होते तो हम देते कैसे किसी को, सोचने की बात है। अब किसी ने पूछा भारत को इसके क्या फायदा होगा। अपॉर्चुनिटी एबल को मिलती है, अपॉर्चुनिटी एबल को मिलती है। जो योग्य होगा वो हर सिचुएशन से फायदा उठा ले। कल मैंने बताया था ना कि युद्ध में जो ताकतवर देश है वही फायदा उठाते हैं। मान लो ये क्लास पढ़ा रहा हूं, नई नई चीजें पढ़ा रहा हूं, इफ यू आर नॉट एबल, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है यार यूपीएससी में, योग्य ही नहीं हो, जैसे क्लास खत्म होगी वेब सीरीज पे चले जाओगे, तो उस कंडीशन में यू आर नॉट एबल, तो इस क्लास का तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो सेम चीज, इफ इंडिया इज पावरफुल, इंडिया हैज अ सरप्लस इकोनॉमी, तो वो किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेगी यार। इसीलिए मैंने कहा था वो प्रश्न वहां पर गलत है। बट सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल रशिया आता है, पाकिस्तान से कहता है मुझे अपना बंदरगाह दो और मैं अभी तुम्हें सीपैक बना के दिखाता हूं। फटाक से बलूचिस्तान में $47 मिलियन छोंक दिए, सड़कें बनानी शुरू कर दी, पोर्ट बनाना शुरू किया। भारत को लगा अरे यार हमें भी कुछ करना चाहिए, चलो तूफानी करते हैं। इराक के साथ जाके ईरान के साथ बोला चाबार पोर्ट बनाएंगे, रोक देंगे हम पाकिस्तान और चाइना को। बोले हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, पेपर पे तो हमने मारा, एकदम छौंक दिया। फिर 3-4 साल जब वेट किया ईरान ने, बोला ए भाई साहब इधर। बोले वो वादा करके गए थे, ठीक है वादा करके गए थे तुम ही शादी करूंगा, मतलब चाबार में पोर्ट बनाऊंगा। यार वो पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। तो जैसे कोई एक जो दिलफरिद प्रेमी होता है ना, हाँ तुम्ही जानू शादी करूंगा, लेकिन वो अंगूठी ढूंढ रहा हूं एंगेजमेंट की, तो वही वाली हालत है। बिकॉज वी डोंट हैव मनी, हमारे पास रिसोर्स ही नहीं कि हम चाबार पोर्ट को डेवलप कर पाए। हम पूरी दुनिया में घूम रहे थे, कोई लोन दे दो, वर्ल्ड बैंक से जाकर कह रहे हैं कुछ मिलेगा क्या, वो ईरान में जो है वो पोर्ट डेवलप करना है। सो जब आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, चाइना के पास सरप्लस पैसा है यार, वो बिल्कुल अमीर लड़की के बाप की तरह बात करता है और गरीब लड़के को जो मुंह पे फेंक के मारता है कि ये लो चेकबुक भर लो 0, लेकिन आज के बाद मेरी लड़की से मिलना मत। बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है, उसको चेकबुक पॉलिसी बोलते हैं उसकी। देशों बोलता है भर लो इसमें, पोर्ट हमें दे दो। तो बिल्कुल अमीर जो है वो लड़की बाप की तरह, मेरी बेटी के पास ये है वो है फलाना है, तुम क्या करते हो, प्लम्बर हो तुम, सिर्फ प्यार से पेट कैसे भरेगा। तो वो इस तरह के डायलॉग देता है। और भारत उस प्रेमी की तरह रिस्पेक्ट करता है कि प्यार में मार गाने वाने गा लिए, पूरे पेड़ के चारों तरफ नाच वाच लिया। आज जैसे शादी की बारी आई, बोले रुको जानू मैं भी अंगूठी लेकर आता हूं, और गया तो इबे नहीं किया वाला चक्कर है। सो सेम थिंग इज हैपन ओवर देयर। तो इसके लिए
अब तुम्हें समझ में आया कि इकोनॉमिक्स में यू हैव टू इंक्रीज योर रिसोर्सेज, और रिसोर्स को इंक्रीज करना इज अ फंडामेंटल टाइम। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, राइट? ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि ये जो हम चुनावी वादे आते, एक तो हमारे यहां हर समय कोई ना कोई राज्य में चुनाव हो रहा होता है, हमारे नेता जो हम आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। देश की जनता भी सोचती है अब चलो कोई तो करेगा यार, ठीक है। वो भी सोचता है चलो दिहाड़ी तो काम हो जाएगा। तो ये चीज है। सर, वी आर सेंडिंग मशीन टू यूक्रेन बट अनफॉर्चुनेटली आवर यूएस मेडिसिन, ठीक है। तो कुछ भी भेजना हो आप करेंगे। अब समझ में आया हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स। सो इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट टू कन्वर्ट योर विशेस इनटू डिमांड। नहीं तो विंडो शॉपिंग करते रहोगे, जैसे होता है ना मॉल में जाके इसे देखते रहते हैं, बढ़िया वाली किसी ने जैकेट पहनी है, किसी ने सलवार सूट पहना है, किसी ने जीन्स पहना है, उसके सामने से जो है फोटो खिंचा के चले आएंगे, शॉपिंग इन मॉल, ठीक है। और कुछ भी नहीं खरीदा, खाली ऐसे देख के और बढ़िया बढ़िया देख के चले आए। तो हम विंडो शॉपर हो जाते हैं कई बार। और जिनको शॉपिंग करनी होती दे डोंट हैव टाइम, ओके जल्दी जल्दी निकालो, चलो 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 चलो। टैक्स भी नहीं देखता, हाँ कितना बिल हुआ, ये लो मुझे 2 पैंट शर्ट ये दे दो, हो गया। अदरवाइज विंडो शॉपिंग तो हम लोग क्या होता है, हम वर्ल्ड मार्केट में से विंडो शॉपिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सस्ता कहाँ मिल रहा है, 40% डिस्काउंट होगा तब लेंगे, अभी 10% बोल रहा है। अबे मिलेगा मिलेगा, टेंशन ना, 50% डिस्काउंट आ जाता है यार, ऑफ सीजन लेंगे, मतलब जाड़े का कपड़ा गर्मी की शुरुआत में लेंगे ठीक है, या जाड़े की शुरुआत से पहले गर्मी वाला कपड़ा ले लेंगे, मतलब जो तुम्हें नहीं पहनना है। ऐसे शॉपिंग होती है ना, ऑफ सेल हो जाता है, सीजन ऑफ सेल होते हैं 50%। अब मान लो जैसे भारी भारी जैकेट्स हैं, अब गर्मी शुरू हो रही भारत में, तो वो सेल पे लगा देते 50%, तब जाकर बहुत लोग खरीदते हैं। सो इन द वर्ल्ड मार्केट वी बिहेव लाइक दैट बिकॉज वी वेस्टेड अवर वेरी क्वालिटी टाइम। 75 साल आजादी को हो गए, हमने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया। और कभी पढ़ लेना, टीएसआर सुब्रमण्यम को पढ़ लेना, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कि यही भारतीय सिलिकॉन वैली संभाल रहे हैं, दुनिया का प्रशासन संभाल रहे हैं। ये रशिया में जिस सांसद को, अभय सिंह नाम ने आजकल बहुत चर्चा सुना होगा, अमेरिका ने उसको बैन कर रखा है, इंडिया बोल के हिंदी बोल रहा बड़े फर्स्ट क्लास। रशिया में पुतिन का सबसे खास मिनिस्टर है, कहां नहीं हम इंडियंस हैं। ब्रिटेन का मेडिकल सिस्टम हम इंडिया वाले संभाल रहे हैं। अमेरिका का नासा हो गया, उसका सिलिकॉन वैली हम इंडियन संभाल रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हम इंडिया, हमसे हमारे देश में कुछ नहीं होता है। सो विंडो शॉपिंग नहीं करनी है। अब समझ में आया कि वी हैव टू इंक्रीज अवर रिसोर्सेज टू कन्वर्ट अवर मैक्सिमम विशेज इनटू डिमांड। हमारे देश का नागरिक भी अच्छी हेल्थ चाहता है भाई, हमारे देश का गरीब बच्चा भी अच्छी एजुकेशन चाहता है। लेकिन वही है, तू प्यार किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, वही वाले गाना गाता रहता है कि देश का नागरिक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसको बोला गया है, बोले भारत के हो तो भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। एजुकेशन, अमीर का बच्चा पढ़ने, कल मेरे से एक सज्जन मिलने आए, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, बोले हमारा लड़का गुमराह हो गया, आप पढ़े लिखे बहुत हैं, आईएएस वाईएएस को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे से मिल लीजिए थोड़ी देर। कह रहा है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। अब वो जो है वो गोल्डन स्पून चाइल्ड है, शुरुआत से उसको हर सुविधा मिली है जीवन में, पढ़ना ही नहीं चाहता। अब हम लोग बिजनेस में इतना पैसा कमा लिया, लेकिन नाम नहीं है बिजनेस में ना। प्रॉपर्टी डीलिंग में कितना पैसा है, बहुत है, लेकिन वो नाम नहीं है जो आपके आईएएस पीसीएस में इतना नाम होता है। हम बोल दीजिएगा, भेज दीजिएगा, 10 मिनट बात कर लेंगे। और वो बेचारा जो टैलेंटेड है गरीब का, वो सोचता है हमें अच्छा स्कूल मिल जाए, तो ये उसका प्यार है। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो जिसको नहीं पढ़ना उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है, अच्छे अच्छे स्कूल में भेजा रहा है, 4-4 ट्यूशन टीचर लगे हुए हैं। और जो पढ़ना चाहता है देश में, जो हार्ड वर्किंग है, जो गरीब का बच्चा अपनी गरीबी का जाल तोड़ना चाहता है, उसको स्कूल नहीं मिल रहा है। हाउ कैन वी चेंज द सिस्टम? वाई यू आर गोइंग टू चेंज द सिस्टम? ये बीमारी सबसे गंदी है। यू आर सिस्टम को क्यों बदलने की बात कर रहे हो? जस्ट चेंज योर सेल्फ। यू टॉक पॉजिटिव, यू अवेयर पीपल। तुम्हें किसी को कुछ बदलने की जरूरत नहीं। हमारी बीमारी सबसे बड़ी खतरनाक है कि हम चाहते हैं कि देश घर में, हर घर में जो है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी घर में, हमारे घर में नहीं। देश में सुधार हो, पड़ोसी घर से हो। हम सड़क पे कूड़ा फेंक ले, लेकिन देश स्वच्छ होना चाहिए। बस यही बीमारी हमें खाई जा रही है। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, देखो यार को ले दे के काम हो जाए, यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है।
ठीक है, यही सब, इस बीमारी को खत्म कर दो. यू डोंट नीड टू चेंज द सिस्टम. सिस्टम मेड बाय द पीपल. लोग बदलाव कर लेंगे, खुद को बदल लो, खुद का आचरण सही रखो. जिससे भी 4 बार मिलो उससे कम से कम 2 बार बोलो. 4 से बोलोगे किसी एक की बुद्धि में तो आएगा. आज मैंने इतने लोगों से बात की, एक ने तो क्वेश्चन पूछा, अभी बात करो. सिस्टम और देश को बदलने मत चलो, ठीक है, निपट जाओगे. अभिषेक ने कहा है कि आपका एनर्जी का सीक्रेट क्या है, डाइट प्लान बताइए. सब परेशान है. तुम्हें पता है कि हमारे यहां हमको कई लोग जो है, हमारा ऑफिस बॉय और ये सब सोचते हैं कि मैं पेट्रोल पे चलता हूं. सबको चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, टाइम से लंच मिलता है. हमें नहीं मिलता. मैं रात में शायद 2 या 3 घंटे सोया हूं, आंखें भी सूजी हुई हैं. हमारे यहाँ मैंने कहावत है, हमें ज्यादातर ये ससुरे समझते हैं कि मैं जो है पेट्रोल पी के चलता हूं. मैं इंसान हूं ही नहीं, मतलब रोबोट ओबोट टाइप हूं जिसने ह्यूमनॉइड की खाल वाल पहन रखी है. ठीक है, तो हम मुझे पूछ भी नहीं करते हैं. वो सब मीटिंग में आ जाए सबके लिए कुछ, मुझे पूछ भी नहीं करते हैं. मांगना पड़ता है, अरे अरे हमें भी कुछ दे दो यार. तो ये स्थिति है. तो वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ पैशन है. चलो मिलते हैं. अब कल जो है मैपिंग, और अब आपका करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो रही है. वीकली राउंड अप क्लास कुसुम मैम के साथ आ रही है, ठीक है, और उसके साथ आपको पढ़ना है. तो अब करंट अफेयर्स, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मैपिंग के बिना आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे ज्योग्राफी में. और मैपिंग और भी बहुत सी काम, पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. करंट इश्यूज को समझने के लिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 3 क्लास एक वीक में आपको मिलेगी. एक क्लास जो होगी वो रेगुलर मेरे साथ आप चलेंगे जीएस में. एक क्लास आपको मिलेगी अब मैपिंग की, वो भी बहुत ही विविड मैपिंग. और एक क्लास आपको वीकली राउंड अप पूरे हफ्ते भर में, क्योंकि आपने मुझे देखा होगा कि मैं बहुत हाईली अपडेट रहता हूं. मतलब कुछ भी घटना हुई अभी 1 घंटे पहले, मैं उसको बहुत ज्यादा अपडेट रहता हूं. तो इसके जब कुसुम मैम उसको राउंड अप कर देंगी तो आपको लिंक करने में बहुत आसानी. तो हम में क्या है कि हर क्लास में हमें आउटपुट अपना बहुत अच्छा निकालना है. और डजेंट मैटर कि आप किस बैच के स्टूडेंट हो, किस में नहीं. ओजांग आईएएस एकेडमी के स्टूडेंट हो, फेथ करते हो, इतना बहुत है हमारे लिए. चाहे छोटे कोर्स में बड़े, लेकिन एक बदलाव जरूरी है. ठीक है, तुम सशक्त होगे तो फिर देश सशक्त होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं. और जुड़े रहिए बाकी सारे बच्चे, और कोशिश करिए चीजों को समझिए सही वे में. जैसे हम लोग जो शुरू कर रहे हैं ये बैच जो करंट अफेयर्स का कुसुम मैम के साथ, उसके साथ जुड़िए. और 20 मैजिक प्रिंसिपल जो आंसर राइटिंग का, तो बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा समय के साथ. जुड़े रहिए इसके साथ. सभी क्लासेस ऐप पे मिल जाएंगी.